नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम यूनिट है जो हमारी चल रही है करिकुलम एवं टेक्स्ट बुक। उसमें हम पाठ्यक्रम निर्माण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि पाठ्यक्रम निर्माण की 4 विधियाँ बताई गई थी, जिसमें प्रथम था जीवन गाथा विधि, दूसरा कालक्रम विधि, तीसरा प्रकरण विधि और चौथा था सकेंद्रीय या एक समान केंद्र विधि का। अब ये जो विधि है इसको 2 नामों से जाना जाता है, एक समान केंद्र विधि या सकेंद्रीय विधि के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस सकेंद्रीय विधि के जो प्रवर्तक हैं या प्रतिपादन जिन्होंने किया है वह महान शिक्षा शास्त्री या महान मनोवैज्ञानिक पेस्टालोजी इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। इनका विचार ये था कि बालक ज्ञान प्राप्ति के क्रम में एक सजीव एवं प्राणवान प्राणी है, अतः बालक को उसके विकास क्रम के साथ साथ शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए। यही सकेंद्रीय विधि का मूल सिद्धांत है, अर्थात बालक के विकास के साथ साथ उसके ज्ञान वृत्तों का विस्तार होना चाहिए, उसे ज्ञान मिलना चाहिए। और जैसे जैसे बालक का जैसे जैसे मानसिक विकास होता है उसी अनुपात में इतिहास समस्त स्तरों पर धीरे धीरे उसे पढ़ाया जाना चाहिए। इस क्रम में कई मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। वे ये मानते हैं कि इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे हमें ध्यानपूर्वक जैसे जैसे कक्षा का स्तर उच्च होता है पाठ्यक्रम में विस्तार करते जाना चाहिए। जैसे कि हम कक्षा 6 में भी इतिहास पढ़ाते हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ाते हैं, 11th में भी पढ़ाते हैं और उच्च स्तर पर भी पढ़ाते हैं। अकबर वहाँ पे भी पढ़ते हैं, अकबर आगे भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप यहाँ पे भी पढ़ते हैं। तो लेकिन इनके ज्ञान में धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। तो सकेंद्रीय का मतलब यही है कि उनके स्तर के कक्षा के स्तर के अनुसार उनके ज्ञान का स्तर धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इसके अंतर्गत डॉक्टर देवकी तिवारी ने इसको इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि भारत का इतिहास समस्त स्तरों पर पढ़ाया जाए तो उसकी रूपरेखा समान रूप से बनाई जाए, और यानी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार पाठ्यक्रम संक्षिप्त और विस्तृत होने में को डिवाइडेशन कर दिया जाए। जैसे 6th क्लास में अकबर के जन्म, उनके पेरेंट्स के नाम और उसकी सामान्य जानकारी होगी, और यही 9th क्लास में आके उसका थोड़ा विस्तार हो जाएगा। उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या हुआ, क्या उसकी नीतियाँ थी, उनका वर्णन। और जैसे आगे जाओगे तो और उसका विस्तार से अध्ययन होना चाहिए। इस प्रकार प्रति वर्ष प्रत्येक स्तर पर इसके विस्तार में वृद्धि की जाए और इस विधि के अनुसार संपूर्ण भारतीय इतिहास को एक समान केंद्र के वृत्तों पर की लड़ी के रूप में रखा जाए। यानी अब आपको अलग अलग स्तरों पर पढ़ाना है, प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पे और
उच्च माध्यमिक स्तर पे पढ़ाना है, तो अब आपको एक डिवाइडेशन करना पड़ेगा कि अकबर को की सामान्य जानकारी मुझे इस अब प्राइमरी में देनी है या उच्च प्राथमिक में देनी है और माध्यमिक में देनी है और उच्च माध्यमिक में देनी है और यहाँ प्राथमिक में देनी है। तो ये डिवाइडेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम उसका सकेंद्रीय, ताकि पूरे भारत में यह सारी जानकारियाँ पढ़ाई जाए। इसी के क्रम में ये थे देवकी तिवारी के विचार। इसी प्रकार इतिहास शिक्षण में डॉक्टर गुरु शरण दास त्यागी ने भी लिखा है कि इस योजना के अनुसार, कौन सी योजना, सकेंद्रीय विधि के अंदर एक समान विधि का आशय यह स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि इस योजना के अनुसार इतिहास की संपूर्ण बातें प्रत्येक वर्ष पढ़ाई जाती हैं, पीठिका समान रहती है, अर्थात हम भारत का इतिहास समस्त स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं तो इसकी रूपरेखा भी समान होनी चाहिए। अतः केवल पाठ्यक्रम संक्षिप्त एवं विस्तृत होने का भेद ही रहेगा, प्रत्येक स्तर पर उनकी अलग अलग रूपरेखा बनाई जाए और रूपरेखा बनाकर उसको लागू किया जाए। ये तो था सकेंद्रीय विधि का अर्थ और उसके बारे में विचार। तो मुख्य रूप से सकेंद्रीय विधि का मतलब भी यह हो गया है कि जो भी आप इतिहास पढ़ाना है तो आपको एक पाठ्यक्रम निर्माण करते समय आपको उसको समान रूप से बांटना आवश्यक हो जाता है। आप स्तर के अनुसार उसको बांटेंगे और आप अकबर के बारे में जानने के लिए कक्षा 6 से लेके ग्रेजुएशन तक की जो यदि आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अब इस विधि की समीक्षा करेंगे, इसमें क्या गुण थे, क्या दोष थे, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है कि रोचकता का अभाव रहता है। इस विधि में तथ्यों की बार बार आवृत्ति होती है, प्रत्येक स्तर पर विषय वस्तु वही होती है किंतु विषय का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि विषय वस्तु नीरस चली जाती है और छात्रों में इतिहास पढ़ने के प्रति नीरसता आ जाती है। ठीक ना, ये तो इन्होंने कह दिया है, लेकिन एक इतिहास के टीचर के लिए ये गलत बात है। रोचकता का अभाव रहता है, हम मानते हैं कि रोचकता का अभाव रहता है, लेकिन उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इतिहास को इस प्रकार से पढ़ाए कि बालक वह आपके पीरियड, आपके कालांश का इंतजार करे। तो मेरे हिसाब से ये रोचकता का अभाव यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है पूर्ण ज्ञान का अभाव। पूर्ण ज्ञान का अभाव इस विधि में प्रत्येक स्तर पर विषय का जो व्रत बनाया हुआ है विस्तृत होता जाता है, फलतः बालकों को उस कक्षा के अनुसार ही उनको ज्ञान मिलता है। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको वह ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो ये क्या करती है, जिसके अभाव में छात्र ऐतिहासिक घटना से पूर्व ज्ञान का संबंध स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उस क्लास के स्तर के अनुसार निर्धारित किया जाता है, तो इसमें पूर्ण ज्ञान का अभाव होना भी मेरे हिसाब से
इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। इसके अलावा यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अब अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों मानते हैं, इसके पीछे भी कोई कारण दे रखे होंगे। मनोवैज्ञानिक, क्योंकि हम शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इन शिक्षण सूत्रों का यह पालन नहीं करती है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक ज्ञान का अभाव। अब आप आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व के इतिहास को 3-4 वर्ष में पढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। अब 5,000 साल का इतिहास आप 3 सालों में बांट रहे हो। 3 वर्षों में आपको पढ़ाना है प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। इन स्तरों में यदि आपने बांट दिया, 3 या 4 स्तरों में भी बांट दिया है, तो 4 से 5,000 का इतिहास आप कैसे पढ़ा पाएंगे। इसलिए वास्तविक जो ज्ञान आप देना चाहते हैं उसका इसमें अभाव पाया जाता है। उपयुक्त इस पूरी विधि का अध्ययन करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक समान या सकेंद्रीय विधि एक सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि यह इतिहास को खंडों में विभाजित कर, इनके चैप्टर को विभाजित करके बालकों को ज्ञान स्तर के अनुसार ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है। एक विस्तृत मापदंड तय करके इसको बांटा जाता है। तो आज हमने सकेंद्रीय या एक समान विधि के बारे में अध्ययन किया। इस विधि के प्रवर्तक या प्रतिपादक करने वाले महान शिक्षा शास्त्री पेस्ट्रोलॉजी हैं, और जीवन गाथा विधि के बारे में भी हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब 2 विधियां हमारी बाकी हैं, एक तो कालक्रम विधि और एक प्रकरण विधि। इनके बारे में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।